क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, जबकि बुक्स में अगर हमने मान लो उसको 10 लाख रुपए की परचेज किया है और अगले ही साल हो सकता है उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए हो जाए, बट हमारी बुक्स में तो उसको 10 लाख रुपए की हम दिखा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो रियल पोजीशन है वो सामने नहीं आ पाएगी। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में, और अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पिछली वीडियो में हमने सीखा था अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, अकाउंट्स के फ़ायदे क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट्स के लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अकाउंट्स के काफ़ी फ़ायदे हैं, लगभग 13-14 फ़ायदों का हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो लिमिटेशंस में हमने देखना है कि मतलब अकाउंट्स में कौन कौन सी कमियां हैं, इतने फ़ायदे होते हुए भी क्या उसमें कुछ कमी रह जाती है। अकाउंट्स हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी देता है और भी काफ़ी जानकारियाँ देता है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जो कमी नज़र आ रही है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। जो अकाउंट है वो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस है, मतलब उससे प्रभावित है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, हम बिजनेस में एसेट्स को परचेज करते हैं और एसेट्स को परचेज करने के बाद उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसके कई मेथड होते हैं। कोई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाता है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाता है, या अदर मेथड भी होते हैं। और जो इसकी लाइफ है मशीन की, उसका भी हम थोड़ा अंदाजे से एस्टिमेट करते हैं कि जो मशीन हमने परचेज की है या जो भी एसेट्स हम जिस पे हम डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहे हैं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। तो एस्टिमेटेड लाइफ मान लो हमने 10 साल मान लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको 12 साल मान लिया, किसी ने 8 साल मान लिया या 9 साल मान लिया, मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मान रहे हैं। एक तो डेप्रिसिएशन का मेथड बदल दिया या फिर उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है उसको कम या ज़्यादा अगर हमने लिख दिया, मैंने मान लो कुछ और लिख दिया, मैंने किसी मशीन को ख़रीदा और उसकी लाइफ को माना कि 10 साल इसकी एस्टिमेशन लाइफ है, लगभग ये 10 साल पूरी चलेगी। किसी दूसरे व्यक्ति ने मान लो उसको परचेज किया और लगता है कि ये मशीन तो 12 साल चलेगी, तो उसी के हिसाब से फिर ये जो वैल्यू हैं वो अलग अलग आ जाएंगी। किसी की डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग बनेगी, किसी की डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग बनेगी। इसी तरह से मान लीजिए हमने स्टॉक की वैल्यू की है या फिर अपना डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनाया है, तो उसके लिए भी हमारा जो प्रोविज़न होता है वो भी एक एस्टिमेट होता है। हमने मान लो 2% का डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविज़न बना लिया, किसी ने हो सकता है 2.5% यानी कि 2.5% का प्रोविज़न बनाया, तो इस वजह से जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आपका रियल नहीं आएगा। इस तरह से पर्सनल जजमेंट की वजह से, यानी कि कोई कुछ मान रहा है कोई कुछ मान रहा है, इस वजह से बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं वो आपको रियल नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ गया। दूसरी जो हम इसमें कमी बता सकते हैं वो है बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द कन्वेंशंस। जो ये अकाउंटिंग है ये बहुत से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अलग अलग प्रिंसिपल हैं, उसके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे। इसका मतलब है कि जितने रुपए में हमने उसको परचेज किया है उतने रुपए में हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, परंतु जो रियल में उसकी वैल्यू होती है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, मतलब वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो उससे कम भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू का फ़र्क हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने कोई कंप्यूटर परचेज किया 50,000 रुपये का, हो सकता है आज मार्केट में उसकी वैल्यू 30,000 या 40,000 ही रह गई हो सकता है उसकी वैल्यू आज 60,000 हो गई हो, बट मैंने तो उसको 50 ही लिखा हुआ है ना।
तो इसकी वजह से मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें फ़र्क आ गया। मतलब रियल लाइफ में कुछ है, परंतु बुक्स उसको कुछ और दिखा रही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से। इसी तरह से एक हमारा कन्वेंशंस ऑफ द कन्वर्टिज्म है एक प्रिंसिपल, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भविष्य में होने वाले लॉसेज हैं उनको तो हम ये सोचते हैं कि ये होंगे, और भविष्य में होने वाली जो हानियां हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब अपने आप को हम सेफ जोन में लेकर चलते हैं बिजनेस के हिसाब से। जैसे भविष्य में हमें नज़र आता है कि शायद ये हमें प्रॉफिट होगा, तो फिर भी हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, और हमें लगता है कि भविष्य में शायद हमें ये नुकसान होगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। जैसे और एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं आपके हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से ही। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देख कर आते हैं, और एग्ज़ाम में आके आपने घर पे अपने मार्क्स टोटल किए कि मेरे लगभग इतने नंबर आ जाएंगे एग्ज़ाम में, और आपने टोटल किया कि मेरे 93 नंबर जुड़ रहे हैं 100 में से, मैं इतने नंबर सिक्योर कर लूँगा। फिर भी आप ये नहीं कहते कि 95 तो आ ही जाएंगे, आप फिर भी यही बोलोगे शायद 90 तो आ ही जाएंगे, 93 जुड़ रहे हैं तो 90 तो आ ही जाएंगे। मतलब आप अपने आप को आप थोड़ा सेफ जोन में लेके चल रहे हो। जितने भी आपने टोटल किए मार्क्स, उससे भी आप थोड़ा सा कम लेकर चल रहे हो। सेम यही बात हम बिजनेस में कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है बिजनेस में, तो हम उसको तो इग्नोर कर देते हैं, और फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि शायद ही नुकसान हो जाएगा, कोई लॉस होगा, तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे बिजनेस की जो रियल पोजीशन है वो सामने नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जो बिजनेस की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल अकाउंट हैं वो आपके रियल प्रॉफिट को या रियल पोजीशन को नहीं बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि बिजनेस का जो रियल प्रॉफिट है वो केवल तब ही पता लग पाता है जब हम पूरे के पूरे बिजनेस को सेल कर दें, क्योंकि सेल करेंगे तब हमें पता लगेगा कि जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं उनसे हमें कितने रुपए रियलाइज होंगे, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं उसको हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस। तो रियल या प्रॉफिट या लॉस तो उस समय निकल कर आता है जब हम अपने कंप्लीट बिजनेस को सेल कर देते हैं या बेच देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं बिजनेस को। उससे पहले जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ईयर टू ईयर, उसमें हमारी जो पोजीशन आती है, जो प्रॉफिट निकल कर आता है या लॉस निकल कर आता है, वो लगभग होता है, रियल नहीं हो पाता। तो इसको भी एक कमी मान सकते हैं। अगली जो कमी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है ओमिशन ऑफ द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस। बिजनेस में हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ हम बिजनेस में क्या करते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हें ही हम बिजनेस में लिखते हैं, बाकी ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में नोट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैनेजमेंट में चेंज हो जाए, मैनेजमेंट में चेंज होने की वजह से बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस पर प्रभाव पड़ता है। जो काम व्यक्ति पहले कर रहे थे अब चेंज होके दूसरे लग गए, तो उससे या तो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बट हम उसको नोट नहीं कर पाते क्योंकि उसको हम मनी में मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की रेपुटेशन भी कम या ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी आपके प्रॉफिट पर फ़र्क पड़ता है, परंतु उसको भी हम नोट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मनी में मेजर ही नहीं कर पाते कि रेपुटेशन की वजह से हमें कितने रुपए का फ़ायदा या नुकसान हुआ। और एग्जांपल ले सकते हैं, मैनेजमेंट और लेबर में जो रिलेशन है वो कैसा है। मैनेजमेंट और लेबर में रिलेशन अच्छा होने से प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, और मैनेजमेंट और लेबर में यदि आए दिन झगड़े रहें, लॉकआउट स्ट्राइक की संभावनाएं बनी रहें या हों, तो उसकी वजह से प्रॉफिट्स पे फ़र्क पड़ते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं कि जो बिजनेस में हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें हम R&D करते हैं यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसको हम और बेहतर ढंग से और अच्छा बनाते हैं और उसमें क्वालिटी डालते हैं, तो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स पर फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार से जो कस्टमर्स हैं, जो बिजनेस के कस्टमर्स हैं, यदि उनका अच्छा सेटिस्फैक्शन है बिजनेस से,
वो सेटिस्फाइड अच्छे हैं, तो इसकी वजह से भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। बट जितने भी मैंने अभी ये आपको एग्जांपल बताए, इनमें मनी में मेजरमेंट ना होने की वजह से हम इनको बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं काउंट करते और रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से भी हमारे बिजनेस की जो रियल पोजीशन है वो निकल कर सामने नहीं आ पाती। तो ये भी एक कमी है अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं वो केवल वही होती हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। कर्मचारियों के बीच में मान लो झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने से भी तो नुकसान हो जाता है ना फर्म को, पर वो नुकसान कितना हो गया उसको हम लिख ही नहीं पा रहे, क्योंकि मनी में मेजर ही नहीं कर पाते हम उसको। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो इसमें मतलब लिमिटेशंस है, जो अगली कमी है। बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस है। मतलब हमने जितने रुपए में किसी एसेट्स को परचेज किया, हम हमेशा उसको उतने ही रुपए के हिसाब से डेप्रिसिएट करते रहते हैं और लिखते रहते हैं बैलेंस शीट में, जबकि रियल पोजीशन कुछ और हो सकती है। मेनली ये लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, जबकि बुक्स में अगर हमने मान लो उसको 10 लाख रुपए की परचेज किया है और अगले ही साल हो सकता है उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए हो जाए, बट हमारी बुक्स में तो उसको 10 लाख रुपए की हम दिखा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो रियल पोजीशन है वो सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम अपनी रियल पोजीशन को बता रहे हैं कि हमारे पास जो एसेट्स है उसमें लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए की है, जबकि एक्चुअल में आज उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है बहुत अच्छी इंक्रीज हो गई हो, बढ़ गई हो, और वो 15 लाख रुपए की हो गई हो। तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस की रियल पोजीशन नहीं पता लग पाएगी। और भी एसेट्स के बारे में ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट्स हमने परचेज की है, उसकी कीमत हमारे हिसाब से ज़्यादा थी, परंतु आज उसकी कीमत मार्केट में बहुत डाउन है। तो इसकी वजह से भी हमारे बिजनेस की जो रियल पोजीशन है वो हमारे सामने नहीं आ पाएगी। जबकि हम बोलते हैं कि अकाउंट्स हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट बताता है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो इसको भी हम कमी कहेंगे अकाउंटिंग की, ये हिस्टोरिकल जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग इस पे बेस्ड है, तो इसकी वजह से भी अकाउंटिंग में कुछ कमी है। नेक्स्ट कमी जो होती है अकाउंटिंग में वो है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि विंडो ड्रेसिंग क्या चीज़ है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हम अपनी पोजीशन को जैसी है उससे थोड़ी और अच्छी बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। अब वो कैसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसमें एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने कुछ परचेजिंग की है, परंतु उस परचेजिंग को मैं जानबूझकर वहाँ पर नहीं दिखाता। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरे प्रॉफिट ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो परचेज है वो डेबिट साइड में लिखी जाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और डेबिट साइड में यदि मैंने उसको नहीं लिखा, मतलब जो खर्चे की साइड है डेबिट साइड, मैंने वहाँ पर उसको नहीं लिखा, तो सीधी सी बात है हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। पहले ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, अगर हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओवर वैल्यूड करके दिखा दिया, मतलब ज़्यादा रुपए करके दिखा दिया, मान लो उसकी कीमत 1 लाख रुपए की, हमने उसको 1.25 लाख रुपए दिखा दिया, तो क्रेडिट साइड बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट फिर 25,000 रुपये से बढ़ के दिखेगा। तो अगर हमने जानबूझकर इस तरह की अपने विंडो ड्रेसिंग दिखाई है, मतलब अपने आप को जानबूझकर अच्छा दिखाने की कोशिश की है, तो उसकी वजह से भी हमारे अकाउंट्स की रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन रियल है वो कुछ और है और हम जो दिखा रहे हैं वो कुछ और है। तो विंडो ड्रेसिंग की वजह से भी अकाउंट अपनी रियल पोजीशन को नहीं बता पाता। तो इसको भी हम कमी बोलेंगे कि ये भी एक कमी है। और एक कमी मैं आपको बताऊं, वो है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। हम हमेशा से ये बोलते हैं कि हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उससे हम भविष्य में अपने डिसीजन ले पाते हैं, भविष्य में अपनी प्लानिंग कर पाते हैं कि किस हिसाब से हमें आगे काम करना है, परंतु जो भविष्य है वो अनिश्चित है। अगले ही पल क्या हो जाएगा हमें किसी को कुछ नहीं पता। और जो अकाउंट्स हैं वो हम
पिछले जो रिकॉर्ड हैं उनको केवल लिखते हैं, यही अकाउंट है। जो पास्ट में ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उनको लिखना ही तो अकाउंट है। पास्ट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, भविष्य में क्या है कि फैशन भी चेंज होते हैं, कंपटीशन भी नए नए आते हैं, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें भी फ़र्क आता है, रिसर्च हो जाती है नई नई। तो उसकी वजह से हम जितना फोरकास्टिंग हमने सोचा था कि भाई ऐसा होना चाहिए, वो रियल में वैसा नहीं हो पाता। हाँ, कुछ परसेंट तो होता है, परंतु 100% वैसा नहीं हो पाता। तो इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता अकाउंटिंग से कि फोरकास्टिंग में हम जो रियल हमने सोचा था बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही हो गया। तो आपको मेरे द्वारा बताई हुई ये सारी जो जानकारी है, जो सारी लिमिटेशंस मैंने आपको बताई हैं, वो आई होप कि आपको समझ आई होंगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है किसी तरह का, किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं, और मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।